जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य जीएस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। लेके आ चुके हैं हम प्रतियोगिता दर्पण 2025 का फरवरी माह का राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो हम लोग जो है फरवरी माह का राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो है जनवरी माह का राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा। अब फरवरी माह का जो है हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। इसके बाद जो है मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, ऐसे ही जो है हम लोग पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल, पुरस्कार, सम्मान, ये सब जो है लेकर हम आएंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले हम लोग आते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो है आपका सबसे पहला पॉइंट है एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव के लिए आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। एक देश एक चुनाव के लिए आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित किया गया। एक देश एक चुनाव के लिए जो संविधान संशोधन विधेयक है वो 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला विधेयक जो है कौन सा विधेयक है? 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए जो प्रावधान वाला विधेयक है वो 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। अगला पॉइंट है कि दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के चुनाव भी लोकसभा के साथ ही कराए जाने के लिए एक अनुशासित कानून विधेयक लाया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत 3 कानूनों में बदलाव किया जाना है। कौन कौन सा? तो पहला है द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और तीसरा है जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अगला पॉइंट है कि एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ना पड़ेगा। यानी कि एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए संविधान में नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ना पड़ेगा? 82A जोड़ना पड़ेगा तथा 3 अनुच्छेदों 83, 172 और 327 में संशोधन करने की व्यवस्था की जाएगी। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बन सकता है कि एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए जो है कौन सा अनुच्छेद जोड़ना पड़ेगा? तो 82A। और संशोधन किस में किया जाएगा? तो 83 में, 172 में और 327 में। अगला पॉइंट है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद में दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर आपको संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना है तो उसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में ये बहुमत का जो है स्थिति क्या है अभी वर्तमान में। लोकसभा में जो है आपका 543 सीट है, 292 सीट है एनडीए के पास। 292 सीट किसके पास है? एनडीए के पास। आपको जो है इसको जो है पारित करने के लिए जरूरत कितना का है? 362 का, जो अभी फिलहाल संभव नहीं है। 251 सीट है इंडी गठबंधन के पास। तो ऐसा लग रहा है कि सहमति बनना संभव नहीं है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं और एनडीए के पास है मात्र 112। जरूरत कितनी की है? 164 की। यहाँ भी जो है मामला संभव नहीं लग रहा है। अगला पॉइंट है कि एक देश एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को गठित किया गया था। एक देश एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था। समिति ने अपना रिपोर्ट जो है 14 मार्च 2024 को अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है सौंपी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 14 मार्च 2024 को। आगे जो है कुछ दलों ने जो है इसका विरोध भी किया और कुछ दलों ने इसका समर्थन किया। 32 दलों ने एक देश एक चुनाव का जो है क्या किया? समर्थन किया था और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने दलों ने विरोध किया? 15 दलों ने। कितने दलों ने समर्थन किया? 32 दलों ने। समर्थन वाले प्रमुख दल कौन कौन से हैं? जो समर्थन करने वाले में प्रमुख दल थे उसमें आपका भाजपा है, शिवसेना है, टीडीपी है, लोजपा रामविलास है, एनसीपी है और जेडीयू है। विरोध करने वाले में प्रमुख दल है आपके कांग्रेस, सपा, एआईएमआईएम, राजद, शिरोमणि अकाली दल और वामपंथी दल। ये जो है विरोध करने वाले दल हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का उल्फा से। अगला पॉइंट किससे है? उल्फा से। उल्फा पर प्रतिबंध की अवधि में 5 वर्ष की वृद्धि की गई है। उल्फा जो है इस पे जो है केंद्र सरकार ने 5 वर्ष का प्रतिबंध और आगे बढ़ा दिया है। उल्फा क्या है? तो उल्फा जो है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड लिबरेशन
फ्रंट ऑफ असम, इसका गठन जो है 1979 में हुआ था। यह एक अलगाववादी संगठन है और इसका उद्देश्य है असम की स्वतंत्रता, पूरे भारत से असम की स्वतंत्रता इसका उद्देश्य है। उल्फा का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो उल्फा का आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। यह एक अलगाववादी संगठन है, इसका गठन 1979 में हुआ था और इसका उद्देश्य है असम को भारत से अलग करना, यानी कि स्वतंत्र करना। अगला पॉइंट है, असम को भारत से अलग करने के लिए गतिविधियां जारी रखने के कारण केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी कि उल्फा पर केंद्र सरकार ने जो है प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि उल्फा के अरविंद राजखोवा, यानी कि उल्फा के जो एक सदस्य हैं अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले समर्थक गुट 29 दिसंबर 2023 को केंद्र और असम सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन परेश बरुआ के नेतृत्व में विद्रोही समूह का कट्टरपंथी गुट विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है, इसलिए जो है इस पे जो है 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध यानी कि बढ़ा दिया गया है। 5 वर्ष के लिए जो है इस पे प्रतिबंध और लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, PSLV C-59 के जरिए इसरो द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का प्रक्षेपण किया गया है। PSLV C-59, PSLV क्या है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी के जरिए इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक जो है मिशन है, सोलर मिशन है प्रोबा 3, उसका जो है प्रक्षेपण किया है। कब किया है, 5 दिसंबर 2024 को। सोलर मिशन प्रोबा 3 के 2 उपग्रह भी हैं, कौन कौन से हैं तो एक है कोरोनोग्राफ और एक है ऑकल्टर के सेट को अंतरिक्ष में लक्षित अंडाकार कक्षा में इसने स्थापित कर दिया है। अगला पॉइंट है कि प्रोबा 3 का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 के जरिए किया गया, यानी कि प्रोबा 3 जो सौर मिशन है इसको जो है आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 के जरिए किया गया। इसरो की वाणिज्यिक इकाई है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी कि NSIL। इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से ऑर्डर मिला था। प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोबा 3 मिशन को किस लिए डिजाइन किया गया है, तो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए इसका डिजाइन किया गया है। अगला पॉइंट है आपका कि रूस में निर्मित मिसाइल युद्धपोत INS तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। रूस में निर्मित मिसाइल युद्धपोत है INS तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। कब शामिल कर लिया गया है, 9 दिसंबर 2024 को शामिल कर लिया गया है। INS तुसिल जो है यह किस श्रेणी का, किस क्लास का युद्धपोत है, तो यह क्रिवाक 3rd क्लास का 7वां युद्धपोत है। INS तुसिल जो है क्रिवाक 3rd क्लास का 7वां युद्धपोत है। इस श्रेणी के 6 युद्धपोत पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हैं। तो आपसे पूछेगा कि INS तुसिल जो है किस श्रेणी का है, तो क्रिवाक 3rd क्लास का है। INS तुसिल जो है भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया, 9 दिसंबर 2024 को। रूस में निर्मित मिसाइल युद्धपोत INS तुसिल है। अगला पॉइंट है हम लोग का कि सेना जो है हमारा, सेना को मिले 480 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन। सेना के पास जो है 480 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन अब हो गए हैं। इस आत्मघाती ड्रोन का नाम है नागास्त्र 1। क्या नाम है इसका, नागास्त्र 1। यह एक विशेष प्रकार का मानव रहित ड्रोन है, यानी कि नागास्त्र 1 जो ड्रोन है यह मानव रहित ड्रोन है, यानी कि इसमें मानव की आवश्यकता नहीं है। नागपुर की सोलर इंडस्ट्री द्वारा सेना के लिए तैयार किया गया है। ये जो आपका नागास्त्र 1 है नागपुर की सोलर इंडस्ट्री के द्वारा जो है सेना के लिए तैयार किया गया है। इसकी रेंज कितनी है, तो लगभग 30 किलोमीटर। आपसे पूछेगा कि इसकी रेंज कितनी है, तो लगभग 30 किलोमीटर। सेना में कितना शामिल किया गया है, 480, और ये मानव रहित ड्रोन है। नागास्त्र 1 जो ड्रोन है ये मानव रहित ड्रोन है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला आपका जो है पॉइंट है डिफेंस सेक्टर में मजबूती के लिए सेना ने स्वयं विकसित किया खरगा ड्रोन। सेना के द्वारा जो है एक ड्रोन विकसित किया गया है जिसका नाम खरगा ड्रोन है, और ये स्वयं विकसित किया गया है, यानी कि सेना के द्वारा जो है स्वयं विकसित किया गया है। अगला पॉइंट है कि सेना के लिए K9 वज्र T तोपों का निर्माण करेगी लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी जो है सेना के लिए जो है तोपों का निर्माण करेगी। तोप का नाम क्या है, तो K9 वज्र T। K9 वज्र T तोपों का निर्माण कौन करेगा, लार्सन एंड टुब्रो करेगा सेना के लिए।
अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश स्थित रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य देश का 57वां टाइगर रिजर्व बना है। देश का 57वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? आपका जो है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कल ही हम लोग जो है कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो 56वां टाइगर रिजर्व है जो आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, जो छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। आगे वही चीज है कि 57वां टाइगर रिजर्व कौन है भारत का? तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 57वां टाइगर रिजर्व है भारत का, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है? 8वां टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2023 जारी की गई है। 21 जनवरी 2024 को जारी की गई। 23 का रिपोर्ट था, 24 में जारी किया गया, 21 जनवरी 2024 को। 2-2 वर्ष के अंतराल पर यह जारी किया जाता है। 1987 से जारी किया जा रहा है यह, यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1987 से जारी किया जा रहा है। 2023 की यह रिपोर्ट जो है 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि 2-2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि आपका देश में कुल वन क्षेत्र कितना है? देश में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। आपसे कहेगा कि देश में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। अब परसेंटेज कितना है? तो 21.76%। अगला प्रश्न है कि 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र वृक्ष आच्छादित है, यानी कि 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र वृक्ष आच्छादित है। इस प्रकार कुल वन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है आगे कितना हो जाएगा? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, यानी कि आपका कुल वन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है हो जाएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 25.17%। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है, कितना परसेंट है? तो 25.17% है। सिर्फ प्रश्न पूछेगा कि कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 21.76%। अगला पॉइंट है कि 2021 की तुलना में वन आवरण में वृद्धि कितना हुआ है? तो वन आवरण में वृद्धि जो है आपका 156 वर्ग किलोमीटर हुआ है। और 2021 की तुलना में वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना हुआ है? तो 1289 वर्ग किलोमीटर हुआ है। कुल वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ है? तो 1445 वर्ग किलोमीटर, जो मात्र 0.32% है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र का है। तो राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है 1 नंबर पे मध्य प्रदेश, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और 3 नंबर पे छत्तीसगढ़ का है। 1 नंबर पे मध्य प्रदेश, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़। इसके लिए हम एक ट्रिक भी बनाए हुए हैं, जिसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। मार्च याद रखिएगा, MARCH। M से हो जाएगा MP यानी कि मध्य प्रदेश, AR से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और CH से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। यानी कि राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र के मामले में पहले स्थान पे आपको मार्च याद रखना है, MARCH। M का मतलब MP, AR का मतलब अरुणाचल प्रदेश और CH का मतलब छत्तीसगढ़ याद रखना है। उसके आगे है कि वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान किसका है? तो लक्षद्वीप का है। किसका है? लक्षद्वीप का। 91.33% जो है लक्षद्वीप में वन क्षेत्र है। तो आपको जो है पूछेगा कि वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान किसका है? तो लक्षद्वीप का। किसका है पहला स्थान? लक्षद्वीप का है। दूसरा स्थान किसका है? मिजोरम का। और तीसरा स्थान किसका है? अंडमान निकोबार का। पहला स्थान लक्षद्वीप का, दूसरा स्थान मिजोरम का, तीसरा स्थान अंडमान निकोबार। यानी कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दोनों मिला के पूछे तो पहले स्थान पे लक्षद्वीप, दूसरे स्थान पे मिजोरम और तीसरे स्थान पे अंडमान निकोबार। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है, तो उसको मिजोरम लगाइएगा। राज्य में क्या लगाइएगा? मिजोरम। अगला प्रश्न है कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य 1 नंबर पे मिजोरम, 2 नंबर पे गुजरात और 3 नंबर पे उड़ीसा है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ है? तो मिजोरम 1 नंबर पे, 2 नंबर पे गुजरात और 3 नंबर पे उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। वन एवं
वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? तो 1 नंबर पे छत्तीसगढ़, 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पे उड़ीसा, 4 नंबर पे राजस्थान और 5 नंबर पे झारखंड है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले, तो सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य में 1 नंबर पे इसमें भी मध्य प्रदेश है, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और 3 नंबर पे महाराष्ट्र है। क्योंकि उधर भी हम लोग पढ़े हुए थे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है, तो 1 नंबर पे मध्य प्रदेश, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और 3 नंबर पे उसमें छत्तीसगढ़ था। लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण दोनों मिला के पूछ रहा है, तो 1 नंबर पे मध्य प्रदेश, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए, अगला पॉइंट जो है हम लोगों का समाप्त हो चुका है। जो है इसमें आप लोग जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम देखें। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो है इतना पॉइंट है, वन स्थिति रिपोर्ट है, बाकी कुछ सेना से संबंधित चीज़ें हैं, एक देश एक चुनाव के बारे में हम लोगों ने देखा, एक देश एक चुनाव के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो है आपका खरगा ड्रोन के बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद जो है आपका T9 बजटरी तोपों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद जो है आपका 57वां टाइगर रिजर्व जो है कौन सा बना है भारत का, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद जो है आपका आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। प्रोबा 3 मिशन जो सौर मिशन है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद जो है आपका इसमें जो है हम लोग एक देश एक चुनाव, उल्फा के बारे में, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा के बारे में हम लोगों ने देखा, उल्फा क्या है, उल्फा की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद में जो है हम लोगों ने एक देश एक चुनाव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इन सारे टॉपिक्स को आप लोग जो है अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से इसको वीडियो को देख के जो है अच्छे से इन टॉपिक को आप लोग करेंगे। और कल जो है हम लोगों का मार्च महीने का राष्ट्रीय घटनाक्रम आएगा, उसके बाद जो है अप्रैल का, फिर मई का, फिर जून का, फिर जुलाई का आएगा। अगर वीडियो जो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों के पास भी शेयर करें जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है। इसमें कहना हम ये चाहेंगे कि ये BPSC TRE 4 हो, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, BPSC हो, आपका बिहार पुलिस हो, चालक सिपाही हो, जो भी SSC CGL हो, रेलवे हो, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। इसका PDF हम जो है टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे, वहाँ से आप जुड़ के जो है टेलीग्राम चैनल से आप जो है इसका PDF ले सकते हैं। जय हिंद।